Assalamualaikum. Today we are going to start chapter number 11 fundamental concepts of geometry. तो मैं ये चाह रही हूँ हम लोग चैप्टर नंबर 1 के साथ साथ सेट्स के साथ साथ जो है ये वाला चैप्टर भी स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 11, क्योंकि चैप्टर नंबर 11 बिल्कुल बेसिक्स डेफिनेशन है इनमें, और वो डेफिनेशन जो है एमसीक्यूज की फॉर्म में जो है पेपर में पूछी जाती है. मैं आज जो हूँ चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करने जा रही हूँ. कुछ बेसिक डेफिनेशन में कवर करवानी है मुझे, तो मेरे साथ रहिएगा. देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम लोगों ने कौन कौन सी डेफिनेशंस को कवर करना है. फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री पार्ट 1. तो मैंने जो है इसको बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट पार्ट में हम ये कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट में कुछ डेफिनेशंस और पोस्टुलेट्स देखेंगे, और इस तरीके से 3 पार्ट में करके हम लोगों ने ये चैप्टर जो है कम्प्लीटली वाइंड अप करना है, ताकि जो है आप लोग एमसीक्यूज के लिए एक तरह से तैयार हो जाए. तो देखते हैं हमारे पास ये टॉपिक कौन कौन से हैं. तो फर्स्ट टॉपिक है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग. करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं कुछ जो कि आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होंगे. अनडिफाइंड टर्म्स, कोइंसिडेंट पॉइंट्स, कोइंसिडेंट लाइंस, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, बिटवीन एंड बियॉन्ड टर्म, लाइन सेगमेंट, रे, हाफ लाइन, कॉन्वेक्स सेट एंड अपोजिट रेस. आगे चलते हैं. तो इंडक्टिव वर्सेस डिडक्टिव रीजनिंग, ये अगर आप लोग ये फ्लो चार्ट सा देखें यहाँ पे इंडक्टिव वर्सेस डिडक्टिव रीजनिंग का, तो अगर मैं इंडक्टिव रीजनिंग की बात करती हूँ, जो भी हमारी डेली लाइफ में एक्टिविटी होती है उसको ऑब्जर्व करके हम एक रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं जो कि जनरल रिजल्ट कहलाया जाता है. ठीक है. और जनरल रिजल्ट को फर्दर स्टडी करके हम एक स्पेसिफिक रिजल्ट हम लोग जो है प्रोड्यूस करते हैं जो कि डिडक्टिव रिजल्ट कहलाया जाता है. और जो स्पेसिफिक रिजल्ट हम लोग प्रोड्यूस करते हैं वो जो है एक यूनिवर्सल ट्रूथ होता है. इट मीन्स के जनरल रिजल्ट जो है कभी भी जो है एक पॉइंट पे जाके ये बता सकता है कि जो भी हमारी ऑब्जर्वेशन है वो फॉल्स है या ट्रू है. जो ट्रू होगी उसको हम डिडक्टिव में लेके चलेंगे. इट मीन्स के वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, और जो फॉल्स होगी इट मीन्स के वो वहीं पे जो है वो थ्योरी या वो रिजल्ट जो है फेल हो जाएगा. ठीक है. तो अब इसको फर्दर एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं इंडक्टिव वर्सेस डिडक्टिव रीजनिंग को. सो कंटिन्यू है वही टॉपिक. In our daily life, we come across situation where we draw conclusion, general result based on observation. तो हमारी लाइफ में डेली लाइफ में जो है कोई ना कोई एक ऐसी सिचुएशन जरूर होती है जिसकी बेसिस पे हम जो है उनको उसको ऑब्जर्व करके जो है एक जनरल रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. लेट सपोज फॉर एग्जांपल वी ऑब्जर्व अ फ्यू ट्रीज and find that their leaves are green. From this we conclude that leaves of all the trees are green. मीन्स कि अब हमने अपनी डेली लाइफ में क्या किया, कुछ दरख्त को जो है ऑब्जर्व किया, चाहे वो एक कंट्री के हों, मखसूस एक कंट्री के हों या एक शहर के हों या पूरे वर्ल्ड के हों. तो हमने वहां से स्टडी किया उन ट्रीज को और ये देखा उन तमाम दरख्त के जो लीव्स हैं, पत्ते हैं, वो क्या है, किस कलर में पाए जाते हैं, ग्रीन में. सो लीव्स ऑफ ऑल द ट्रीज आर ग्रीन. एक ये रिजल्ट हमने जो है प्रोड्यूस कर दिया. तो ये जनरल रिजल्ट होगा मीन्स के इंडक्टिव मेथड. एक और एग्जांपल देखते हैं. वी टेक अ ट्राइंगल एंड मेजर इट्स एंगल. हमने एक ट्राइंगल लिया, उसके जितने भी इंटीरियर एंगल हैं 1 2 3 इन सबको मेजर किया. ठीक है. वी टेक अनदर एंगल एंड मेजर इट्स एंगल 2. एक और हमने इसी तरीके का ट्राइंगल लिया, उनके भी हमने एंगल मेजर किए. Similarly, in the same way, we measure the angles of other triangle too and come to know that the sum of measure of angles in each case comes to 180 degree. और एक और ट्रायंगल लिया थर्ड टाइम हमने, उसमें भी हमने यही देखा कि ट्रायंगल के तमाम एंगल्स का सम जो है किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर. इस तरीके से हमने 3 टाइम्स जो है एक एक्सपेरिमेंट किया कि ट्रायंगल लिया, उसके एंगल मेजर किया और ये देखा कि इन तीनों एंगल का जो हर ट्रायंगल के जो है एंगल का सम जो है, तीनों एंगल का सम जो है किसके बराबर आया, 180 डिग्री. तो इससे हमने एक रिजल्ट बनाया, एक कंक्लूजन हमने लिखा, वो ये कि सम ऑफ द मेजर ऑफ all the angles of a triangle is 180 degree. Such a method of arriving at a general result is known as inductive method of reasoning. तो ऐसे रिजल्ट जो जनरल रिजल्ट हमारे पास आते हैं तो वो क्या कहलाया जाता है, इंडक्टिव मेथड ऑफ रीजनिंग. तो आगे चलते हैं. However, there are certain precautions that should be kept in view while employing inductive method. Otherwise, we may arrive at wrong conclusion. तो इंडक्टिव मेथड जब हम लोग यूज करेंगे, फॉलो करेंगे, तो उसके लिए जो है हमें कुछ प्रिकॉशंस जो है फॉलो करने की जरूरत है, वरना जो है हमारे रिजल्ट जो है गलत भी आ सकता है. जैसे कि मैंने बिगनिंग ऑफ द
ऑफ दिस टॉपिक मैंने जैसे बताया. तो द नंबर ऑफ एग्जाम्पल टू बी ऑब्जर्व फॉर जनरलाइजेशन शुड बी सफिशिएंट इन नंबर, क्योंकि हम जनरलाइज रिजल्ट हमें जो है फाइंड आउट करना है. तो इसके लिए जो है जो भी हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं किसी भी चीज के लिए वो एक सफिशिएंट नंबर में हो. लेट सपोज मैं अगर ट्रीज की बात करती हूँ, यहाँ पे मैंने क्या कहा है कि ट्रीज को ऑब्जर्व किया हमने, तमाम ट्रीज को हमने ऑब्जर्व किया और उसका कंक्लूजन ये निकला तमाम ट्रीज के लीव्स जो है हमारे पास कैसे हैं, ग्रीन कलर में. तो ग्रीन कलर में है तो आगे जाके फर्दर इस पे और स्टडी होती है, जैसे कि हमें इंडक्टिव से डिडक्टिव में जाना है. ठीक है, तो आगे जाके हम और स्टडी करते हैं, फिर हमें ये पता चले कि कुछ ट्रीज ऐसे हैं हमारे पास जिसमें उनके लीव्स ग्रीन नहीं बल्कि क्या है, येलो है. तो इट मीन्स कि जो हमने हमारा इंडक्टिव मेथड में अब हमारे पास जो है रिजल्ट आया, जनरल रिजल्ट आया, वो तो फेल हो गया. इट मीन्स कि जो स्टेटमेंट हमने दी कि लीव्स ऑफ ऑल द ट्रीज आर ग्रीन, तो वो तो यहाँ पे फेल हो गई. तो मीन्स कि जो भी हमारी ऑब्जर्वेशन है उसके लिए जो हम अमाउंट यूज कर रहे हैं, जिन चीजों को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो एक वाफर मिकदार में हो हमारे पास. ठीक, द एग्जाम्पल टू बी कंसिडर शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव नेचर, मीन्स कि वो एक पूरी पॉपुलेशन को लेके चल रहा है. लेट सपोज मैं अगर पाकिस्तान की बात करती हूँ कि पाकिस्तान में मैंने स्टडी किए 10,000 ट्रीज को, ठीक है, और उनके लीव्स जो हैं ग्रीन है. बट अगर हमारे पास कुछ ये आ जाए, कोई लोग और निकले, साइंटिस्ट और निकले, वो कहते हैं कि भाई हमने पूरे वर्ल्ड के ट्रीज को स्टडीज किया, पूरे वर्ल्ड के ट्रीज को स्टडीज किया और उन्होंने ये देखा कि कुछ ट्रीज ऐसे हैं जो कि उनके लीव्स जो है वो येलो है. तो इट मीन्स के वहां पे हमारे पास ये रिजल्ट फेल हो जाएगा, ये कंक्लूजन जो है जनरलाइज रिजल्ट जो है फेल हो जाएगा. तो इट मीन्स के इंडक्टिव रीजनिंग, जो इंडक्टिव मेथड है, हमने यहाँ से ये चीज भी देखी है कि भले जो भी हम अप्लाई कर रहे हो मेथड, मीन्स के इंडक्टिव मेथड में हम जो भी हम रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हो जरूरी नहीं है कि वो सही हो हमेशा. ठीक है, तो प्रिकॉशंस तो हमने फॉलो करनी है, बट जो है हम फिर भी जो है ये 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते इंडक्टिव मेथड में जो रिजल्ट आ रहा है वो ट्रू है या फॉल्स है. कुछ रिजल्ट तो फॉल्स हैं और कुछ रिजल्ट ट्रू हैं. जो ट्रू होंगे, जो यूनिवर्सल ट्रूथ जिन्हें हम मानेंगे, वो हम डिडक्टिव रीजनिंग में आगे ले जाएंगे और जो फॉल्स होंगे वो वहीं पे जो है स्टॉप हो जाएगी, वो थ्योरी वहीं पे फेल हो जाएगी. ठीक है, आगे चलते हैं. इन स्पाइट ऑफ in spite of all these precautions, फिर भी इन precautions के बावजूद one cannot be sure of the result arrive and inductively. तो कोई भी 100% तो ये श्योर है ही नहीं कि इंडक्टिव का जो भी हमारे पास रिजल्ट है वो 100% जो है ट्रू हो. तो दैट इज वाई मोस्ट ऑफ द ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स, स्पेशली ज्योमेट्री, आर ट्रीटेड एज डिडक्टिव मेथड. तो मोस्ट ऑफ द ब्रांचेस मीन्स के मैथमेटिक्स की कुछ ब्रांचेस ऐसी हैं, स्पेशली ज्योमेट्री, जो कि डिडक्टिव मेथड को जो है फॉलो करती है, जिसमें हमारे पास यूनिवर्सल ट्रूथ हो, वो जो है रीजन लेती हुई जो है आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ज्योमेट्री में. तो आई होप सो इंडक्टिव रीजनिंग और जो है डिडक्टिव रीजनिंग क्या होता है और इंडक्टिव रीजनिंग के फेल होने की चांसेस क्या हैं, तो ये मैंने आपको यहाँ तक बता दिया. आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा. अगर किसी को नहीं समझ में आया तो वो मुझसे काइंडली पूछ सकता है. आगे चलते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं. In deductive method, we deduce particular result from the general result. जैसे कि मैंने आपको ये बताया डिडक्टिव मेथड में जो है हम रिजल्ट कैसे फाइंड करते हैं, स्पेसिफिक रिजल्ट, उसी जनरल रिजल्ट में से हम रिजल्ट फाइंड करते हैं और उसका नाम हो जाता है स्पेसिफिक रिजल्ट. मीन्स कि जो ट्रू रिजल्ट होता है, ट्रूथ होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, वो हम इसमें लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ऑल मैन आर मोर्टल. From this fact, we may deduce result about particular individual, such as Amir is a man, so Amir is mortal. मीन्स कि तमाम जो आदमी है वो फानी है, मीन्स कि ये दुनिया फानी है, हमें पता है. तो उसी तरीके से हमने ये कहा कि तमाम इंसान या तमाम आदमी जो है वो फानी है. तो इस फैक्ट से हमने ये देखा और ये रिजल्ट प्रोड्यूस किया कि आमिर इज अ मैन, आमिर एक आदमी है और आमिर जो है मोर्टल है, आमिर जो है फानी है. तो ठीक है, तो आई होप सो ये चीज समझ में आई होगी. तो इट मीन्स कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इससे झुटलाया नहीं जा सकता इस रिजल्ट से. तो ये हमारे पास डिडक्टिव रीजनिंग का जो है एक एग्जांपल होगी. नेक्स्ट, similarly we know that sum of the measure of all the angles of a triangle is 180 degree. From this fact we may deduce result about specific triangle such as
ये ट्राइंगल है हमारे पास, एंगल ए बी सी, मैं इसका नाम दे देती हूँ ए बी सी। ABC is a triangle, so measurement angle A plus B plus C is equal to 180 डिग्री। तो ये जो हमारे पास जनरल रिजल्ट आया था, इस पे हम इत्तेफाक कर सकते हैं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो हमने इसको जो है जनरल रिजल्ट से स्पेसिफिक रिजल्ट में जो है कन्वर्ट कर लिया, और ये जो है हमारे पास डिडक्टिव रीजनिंग में हमारे पास आ गया। तो आई होप सो इंडक्टिव वर्सेस जो है डिडक्टिव रीजनिंग आप लोगों को समझ में आया होगा। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो वो मुझसे पूछ सकता है। ये जो टॉपिक है बेसिकली आप लोगों को फर्दर जब आप लोग मैथ्स की और एडवांस कोर्सेज पढ़ेंगे, रिसर्च करेंगे मैथ्स में, उसमें ये चीजें जो है काम आएंगी। तो आगे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिडक्टिव मेथड, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिडक्टिव मेथड की। Any branch of knowledge that is treated as a deductive subject has the following characteristic। मीन्स कि मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जिसमें जो है हम डिडक्टिव मेथड को यूज करते हुए जो है आगे चलें, तो उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देखते हैं। इन ज्योमेट्री, point, line, plane and space are undefined terms because these concepts are accepted without definition। इट मीन्स कि एक पॉइंट है, हमें पता है ये पॉइंट है एक, तो लाइन है ये भी हमें पता है एक लाइन है, या प्लेन है कोई इस तरीके से, या प्लेन से और एडवांस में जाएं तो वो स्पेस बन जाती है, खला बन जाती है। तो ये ऐसी ये चार टर्म्स हैं जो कि अनडिफाइंड है, इसकी डेफिनेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसको हमने विदाउट कॉन्सेप्ट जो है विदाउट कॉन्सेप्ट या विदाउट डेफिनेशन जो है, इन कॉन्सेप्ट को जो है हमने विदाउट डेफिनेशन जो है एक्सेप्ट कर लिया। तो इट मीन्स कि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है हमारे पास, मीन्स कि जनरल रिजल्ट को जो है हमने स्पेसिफिक रिजल्ट में हमने जब प्रोड्यूस किया, तो इट मीन्स कि यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है, स्पेसिफिक रिजल्ट कहते हैं ये कि वो यूनिवर्सल ट्रूथ होना चाहिए, मींस के डिडक्टिव मेथड जो है वो यूनिवर्सल ट्रूथ को ही सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देयर आर ऑल्सो सम स्टेटमेंट्स विच आर रिगार्डेड एज करेक्ट विदाउट एनी प्रूफ। अब एक करेक्टरिस्टिक ये कहती है कि कुछ रिजल्ट ऐसे हैं या स्टेटमेंट ऐसी है जो कि बिल्कुल ट्रूथ है, 100% ट्रू है, लेकिन हमें उसकी प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ी। Such statements are called as fundamental agreement। वो स्टेटमेंट जो है फंडामेंटल एग्रीमेंट कहलाई जाती हैं। एंड फंडामेंटल एग्रीमेंट आर ऑफ टू टाइप्स, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स। आगे इसको स्टडी करते हैं फर्दर। पोस्टुलेट्स आर दोज फंडामेंटल एग्रीमेंट व्हिच आर रिलेटेड टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स। तो पोस्टुलेट्स एक ऐसा फंडामेंटल एग्रीमेंट या प्रूफ है जिसको हमने मान लिया कि ये भाई करेक्ट है 100%, और ये किसके लिए यूज होता है, ज्योमेट्रिकल फिगर से रिलेटेड। जैसे कि यहाँ पे ये है कि वन एंड ऑन दी वन लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। लेट सपोज मैंने ये दो पॉइंट्स बनाए, इनको नाम दे दिया ए और इसको नाम दे दिया बी। तो ये दो पॉइंट्स है, तो दो पॉइंट के दरमियान से मैं एक ही लाइन पास कर सकती हूँ, तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसमें कोई और आगे जाके फॉल्स होने के इस रिजल्ट के चांसेस नहीं है कि भाई इसमें से एक और लाइन पास हो सकती है या क्या। अगर मैं इस लाइन को इंटरसेक्ट करती हूँ तो दो पॉइंट और मुझे मिलेंगे, ठीक है। तो इट मीन्स कि दूसरी लाइन के लिए भी हमें दो और पॉइंट्स की, न्यू पॉइंट्स की जरूरत है, उन दो पॉइंट्स को यूज नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे है एक्सियम। एक्सियम आर दोज फंडामेंटल एग्रीमेंट विच आर रिलेटेड टू नंबर्स, जो कि नंबर्स से रिलेटेड जो है हमारे पास ये एक्सियम कहलाया जाता है। जिस मीन्स के नंबर से रिलेटेड जो भी हमारे पास प्रूफ वो रिजल्ट होगा वो जो है एक्सियम कहलाया जाएगा। लेट ए बी सी बी एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर हम लोग अच्छे तरीके से पता है कि रियल नंबर कौन से होते हैं, जिसमें इंटीजर्स आ जाए, होल नंबर आ जाए, ये सब। एक एग्जांपल दे दी कि ए बी सी फर्ज करो कि रियल नंबर के एलिमेंट है, देन वी कैन से दैट एवरी नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ। हर नंबर अपने ही नंबर के बराबर होता है। लेट सपोज ए इक्वल टू बी, इसमें कोई चीज झुटलाई नहीं जा सकती, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। और ऐसी प्रॉपर्टी को रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहते हैं। नेक्स्ट सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ए इक्वल टू बी, अगर ए जो है बी के बराबर है तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि बी जो है ए के भी बराबर हो सकता है, इंटरचेंज भी तो कर सकते हैं। तो ये ऐसी प्रॉपर्टी को सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। एक प्रॉपर्टी और है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, जिसमें ये कहा है इफ ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी देन वी कैन से दैट ए इक्वल टू सी। इसकी एक बहुत छोटी सी लॉजिक है, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है इसमें। ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, ये जो बी की वैल्यू सी है ना,
बी इक्वल टू सी, इसको मैं क्या करूंगी, ये फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूंगी, मीन्स कि यहाँ पे बी की जगह सी लिख दूंगी तो ए इक्वल टू सी हो गया। तो ये ऐसी प्रॉपर्टी जो है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहलाई जाती है। तो ये तीन ऐसे ट्रुथ हैं जो कि बिल्कुल हमने जो है विदाउट एनी प्रूफ जो है एक्सेप्ट कर लिया है, और ये करेक्ट भी माने जाते हैं 100%। तो एक्सियम पोस्टुलेट जो है फंडामेंटल एग्रीमेंट्स की टाइप्स हैं। तो और जो है ये डिडक्टिव मेथड की जो है सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स। आगे चलते हैं। With the help of undefined terms and fundamental agreements, other concepts are developed and terms are defined, which are known as defined terms. अब कुछ फंडामेंटल और अनडिफाइंड टर्म्स की हेल्प से हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स और डेवलप किए जो कि जो है डिफाइंड कहलाए जाते हैं। तो उन टर्म्स को जो है डिफाइंड टर्म्स कहा जाता है। A rectangle is a parallelogram having at least one right angle. मीन्स कि क्या ये एक फिगर है जिसको हमने बोला ये रेक्टेंगल है। अब चूंकि हमें पैरेललोग्राम का भी पता है क्या होता है, ठीक है, पैरेललोग्राम का भी पता है। अब पैरेललोग्राम का ही जो है एक टाइप है रेक्टेंगल, या यूं बोले पैरेललोग्राम थोड़ा सा जो है इस तरीके से टिल्ट होता है। उसकी दो देखा जाए तो ये दो साइड न्यूट्रल होती हैं और ये दो साइड थोड़ी सी और टिल होती हैं। तो अगर देखा जाए रेक्टेंगल जो है एक तरह से देखा जाए पैरेललोग्राम ही है हमारे पास, ठीक है, जिसमें क्या है एक एंगल जो है एक एंगल जो है कम से कम 90 का जो है होना चाहिए। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है। तो ये आगे चलते हैं। With the help of undefined terms, postulates and defined terms, other statements are also developed and proved by deduction. These statements are called as theorems or proposition. अब डिफाइंड टर्म, अनडिफाइंड टर्म, पोस्टुलेट्स, फंडामेंटल एग्रीमेंट्स के थ्रू जो है हमने कुछ और स्टेटमेंट्स जो है डेवलप की और प्रूफ किया गया उनको डिडक्टिव मेथड के थ्रू। मीन्स के जनरलाइज्ड रिजल्ट को जब हम फर्दर स्टडी करते हैं और जो रिजल्ट ट्रू होते हैं वो स्पेसिफिक रिजल्ट मान लिए जाते हैं, इट मीन्स के वो डिडक्टिव मेथड होता है। तो ऐसी स्टेटमेंट जो है जो कि अनडिफाइंड टर्म्स, पोस्टुलेट और डिफाइंड टर्म्स की हेल्प से हमें मिली हो, वो स्टेटमेंट जो है क्या कहलाई जाती हैं, थ्योरम्स या फिर प्रोपोजिशन। आप लोग इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 12 एंड 13 में जो है थ्योरम स्टडी करेंगे। तो आगे चलते हैं। If two sides of a triangle are congruent, then the angles opposite to them are also congruent. मीन्स कि अगर एक ट्राइंगल है, मैं यहाँ पे ये बनाती हूँ, ये हमें पता है ये तीन एंगल होते हैं। इसमें ये कह रहे हैं अगर दो साइड अपोजिट साइड मीन्स कि एक ये वाली और ये वाली दो साइड जो है अगर बराबर हैं तो इट मीन्स कि उनके जो एंगल्स हैं वो भी जो हैं बराबर होंगे। मीन्स कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों बराबर होंगे। क्लियर? तो आई होप सो ये चीज जो है आप लोगों को जो है क्लियर हो गई होगी। इस तरीके से हमने 4 डिफरेंट जो है कैरेक्टरिस्टिक इनकी पढ़ ली। आगे चलते हैं। सॉरी, ऑलमोस्ट सारी हो गई हैं। 1 2 3 4, ये 4 जो है कैरेक्टरिस्टिक थी इसकी। तो आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो आगे चलते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स, अनडिफाइंड टर्म्स देख लेते हैं। इन प्रीवियस स्लाइड्स we have studied that according to geometry, point, line, plane and space are undefined terms because these concepts are accepted without definition. तो मीन्स कि ये जो टर्म्स है हमारे पास ये अनडिफाइंड है क्योंकि हमने इन कॉन्सेप्ट को जो है विदाउट एनी डेफिनेशन जो है एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, तो पॉइंट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स एंड ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट। हमें सिर्फ इतना पता है पॉइंट्स को जो है एक डॉट से शो करते हैं और कैपिटल लेटर से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि ये पॉइंट है, एक नाम दे दिया CP1। सिमिलरली लाइंस आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स एंड ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल स्ट्रेट लाइन। तो लाइन को जो है हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और दोनों साइड पे, दोनों एंड पे जो है उसके एरो होते हैं और उसको लाइन को जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर से। अब जैसे कि हमने ये देखा दो पॉइंट्स के बीच में से एक लाइन पास हो सकती है, हमने नाम दे दिया इसका A और इसका पॉइंट्स का नाम दे दिया A। इसको फर्दर थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे और ये हो जाएगा हमारे पास एक लाइन आ जाएगी और इसका हम नाम दे देंगे A या फिर L1 इस तरीके से। ठीक है, नाउ आई होप सो कि लाइंस भी जो है आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं। प्लेन आर बेसिकली अ फ्लैट सरफेस। प्लेन जो है फ्लैट सरफेस होता है इस तरीके से, या जैसे कि मैं यूं बोलूं हमने एक्स वाई प्लेन देखा था, तो एक्स वाई प्लेन भी जो है एक फ्लैट सरफेस ही था जिसमें हमने जो है उस प्लेन को जो है एक्स वाई एक्सिस में
टू डिफरेंट एक्सिस में जो है डिवाइड किया था। तो आप प्लेन आर बेसिकली अ फ्लैट सरफेस दैट एक्सटेंड्स इंडेफिनेटली अलोंग इट्स लेंथ एंड विड्थ। तो मींस कि उसकी कुछ लेंथ होती है और विड्थ होती है प्लेन की। अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज 1.4, a coordinate plane has an axis, x axis and y axis, which are used to locate points ordered pair। मीन्स कि अकॉर्डिंग टू 1.4, जो 1.4 एक्सरसाइज की थी उसमें हमने कोऑर्डिनेट प्लेन स्टडी किया था, जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है पॉइंट को लोकेट करने के लिए जो है यूज किए जाते हैं, एंड इट इज नोन एज एक्स वाई प्लेन। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर बट पी क्यू आर P1। तो जो प्लेन है हमारे पास, जो पॉइंट जो हम लोग यूज करेंगे प्लेन को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो PQR होंगे या फिर P1 Q1 P2 R2, बस ये पॉइंट यूज होंगे। और कभी कभी जो है प्लेन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ग्रीक लेटर्स यूज करते हैं, लाइक अल्फा बीटा गामा। इस तरीके से जो है हम लोग ग्रीक लेटर्स यूज करते हैं प्लेन को यूज करने के लिए। तो आई होप सो ये तीन टर्म्स, अनडिफाइंड टर्म्स जो हैं वो आप लोगों को समझ में आई होगी। आगे चलते हैं। Coincident points. 2 points P and Q represent the same location. They are said to be coincident points, symbolically written as P equal to Q. Let's suppose मैं एक पॉइंट ले लेती हूँ, ये इस तरीके से मैंने एक पॉइंट ले लिया और इसका नाम है P। मैं अब एक और कलर, दूसरा कलर ले लेती हूँ और इसी पे ही जो है मैंने एक और पॉइंट जो है प्लेस कर दिया और इसका नाम है Q। तो अब जो है दोनों पॉइंट की जो है या दोनों डॉट्स की जो है प्लेस जो है वो सेम हो गई, सेम लोकेशन है। तो दो पॉइंट जो है क्या कर रहे हैं, एक ही सेम लोकेशन को जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इट मीन्स कि अब हम ये कह सकते हैं P इक्वल टू Q। आगे चलते हैं। कोइंसिडेंट लाइंस। तो यहाँ पे अगर पॉइंट है तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, लाइन है। लाइन को हम स्मॉल लेटर से शो करते हैं, लाइक L1 L2। तो यहाँ पे क्या है, टू लाइंस L1 एंड L2 रिप्रेजेंट द सेम लाइन, दे आर सेड टू बी कोइंसिडेंट लाइन, सिंबॉलिकली रिटन एज L1 इक्वल टू L2। तो एक लाइन हमने ले ली, इसका नाम है L1, ठीक है। और अगर मैं एक और लाइन चाह रही हूँ कि एक और लाइन हो बट वो इसी लाइन के ऊपर हो, तो इट मीन्स के इस L2 ने जो है L1 की जगह ले ली। तो ये थोड़ा सा इसके ऊपर नहीं आया, अब हाँ शायद आ गई है, सही हो गई है। तो ये हो गई L2। तो नाउ वी कैन से दैट सिंबॉलिकली L1 इज इक्वल टू L2। आगे चलते हैं। collinear and non-collinear points. The points that lie on the same line are said to be collinear points. The points that do not lie on the same line are called as non-collinear point. वो पॉइंट जो कि एक लाइन पे जो है हो, एक लाइन पे एक साथ हो, तो वो कोलिनियर पॉइंट कहलाए जाते हैं। और वो पॉइंट जो एक लाइन पे नहीं एक साथ लाया कर रहे हो तो वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहलाए जाते हैं। लेट्स सपोज A B सी डी। अगर पॉइंट ए बी डी को देखा जाए वो एक ही लाइन पे है तो इट मीन्स कि कॉलिनियर पॉइंट्स हैं। और अगर पॉइंट ए बी सी को देखा जाए या ए बी सी डी को देखा जाए तो सी पॉइंट ऐसा है जो कि लाइन पे नहीं है, तो इट मीन्स कि ये चारों पॉइंट्स जो हैं नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स हैं। Here the point A B D are collinear but A B C or A B D or A B C D are collinear are non-collinear, are non-collinear। तो आई होप सो ये चीज भी आप लोग क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं। वन नोट है एक, वन एंड ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स डिटरमाइन अ लाइन। मींस के किसी भी दो पॉइंट से जो है एक ही लाइन पास हो सकती है या फिर दो पॉइंट जो है एक लाइन को जो है रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसके नाम हम नेम मेंशन कर देते हैं A B। तो आई होप सो ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। आगे चलते हैं। One and only one plane passes through three non-collinear points। अब दो लाइन के दो पॉइंट से तो हमारे पास एक लाइन जो है पास होगी, बट एक और पॉइंट मैं ले लूं वो जो है नॉन कोलिनियर पॉइंट हो। अब जो लाइन तो बन नहीं सकती, इट मीन्स के अब हमारे पास जो है एक प्लेन बनेगा। तो थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के से जो है हम लोग क्या हमारे पास आ सकता है, एक प्लेन बन सकता है। आगे चलते हैं। काउंटलेस लाइन कैन पास थ्रू अ पॉइंट। एक पॉइंट है मेरे पास, इसमें से मैं इन जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन
पास कर सकते हैं, लाइक दिस दिस दिस। अच्छा याद रहे लाइन जो है इसको मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड करूंगी, एरो लगाऊंगी, तो ये जो है हमारे पास लाइन हो जाएगी, ठीक है। और इस तरीके से मीन्स के मैं इन फाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस एक पॉइंट पे से जो है पास कर सकती हूँ। अब इनका नाम होगा L1 या L दे दो, M N O, इस तरीके से, ठीक है, L1 L2 L3 इस तरीके से। लाइन एल, अब यहाँ पे तो जो है मैंने नाम दिया हुआ है L1 L2 L3, तो हम यहाँ पे L1 L2 L3 कर लेते हैं। तो लाइंस L1 L2 L3 अप टू Ln आर पासिंग थ्रू अ पॉइंट O, और जो पॉइंट का नाम है वो हम लोग कैपिटल लेटर से देते हैं ABC P1 P2, तो यहाँ पे जो है पॉइंट का नाम O से दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं। If any 2 points of a line L be on a plane, the whole line lies on the plane. मीन्स कि अगर दो पॉइंट जो है हमारे पास वो प्लेन में है, तो इट मीन्स कि हम ये कह सकते हैं वो लाइन जो है, जो लाइन एल है, वो किस पे, पूरी की पूरी प्लेन पे ही है, ठीक है। अगर जो है यहाँ पे ये होता है एक पॉइंट यहाँ प्लेन में होता और एक पॉइंट प्लेन में नहीं होता, तो हम लोग यहाँ पे ये नहीं कह सकते थे कि पूरी लाइन जो है एल लाइन जो है या L1 लाइन जो है वो प्लेन पे, बल्कि वो प्लेन से बाहर भी शो हो रही है। आगे चलते हैं। आई होप सो ये 4 डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो है, नोट जो है वो आप लोगों को समझ में आए होंगे। नेक्स्ट, between and beyond. If A, B, C are any three collinear points such that measurement AB plus BC equal to AC. अगर तीन पॉइंट्स हैं कोलिनियर पॉइंट्स लाइन पे, तो AB का डिस्टेंस प्लस BC का डिस्टेंस जो होगा वो AC का डिस्टेंस के बराबर होगा, मीन्स कि ओवरऑल डिस्टेंस के बराबर। तो बिटवीन एंड बियॉन्ड का मतलब क्या है, अगर ये हमने देखे एक लाइन पे जो है हमारे पास ये 3 डिफरेंट पॉइंट्स हैं A B C, तो अगर देखा जाए B जो है A और C के बीच में है, तो हम लोग ये कह सकते हैं पॉइंट B इज सेड टू बी बिटवीन द पॉइंट A एंड C, एंड द पॉइंट C इज बियॉन्ड पॉइंट C इज बियॉन्ड द पॉइंट B ऑन लाइन AB। तो पॉइंट C को अगर देखा जाए वो AB लाइन पे तो है, लेकिन बी के बियॉन्ड है, बी के पीछे है, जिसकी पहुंच ए तक नहीं है। सिमिलरली द पॉइंट ए इज बियॉन्ड बी ऑन लाइन बी सी। तो जो पॉइंट ए है वो लाइन बी सी पे तो है, बट पॉइंट बी के बियॉन्ड है, पॉइंट बी के पीछे है। इट मीन्स के ए की पहुंच जो है वो सी तक नहीं है। सो नेक्स्ट, लाइन सेगमेंट। अभी तक हमने जो पढ़ा है वो लाइन से रिलेटेड पढ़ा है, मीन्स के उसके दोनों एंड पे जो है एरो थे हमारे पास, और इन बिटवीन कोई दो पॉइंट्स थे, वो जो है लाइन को शो कर रहे थे, ठीक है। और लाइन को हम स्मॉल लेटर से शो करते हैं, और ये पॉइंट जो होते हैं लेट्स सपोज ए बी, ठीक है। अब आ गई हमारे पास लाइन सेगमेंट। अ लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट, मींस के लाइन सेगमेंट में क्या होगा, उसके दो एंड पॉइंट होंगे। इट कंटेन दीज एंड पॉइंट्स एंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ द लाइन बिटवीन देम। वो लाइन जो है हमारे पास वो दो एंड पॉइंट्स भी कंटेन करेगी, वो दो एंड पॉइंट्स भी उस लाइन के पार्ट होंगे, और जितने भी उन दो एंड पॉइंट्स के बीच में पॉइंट्स होंगे वो सब के सब उस लाइन पे जो है डाई कर रहे होंगे। If A and B are any 2 points on the line, then line segment AB can be denoted as AB. अगर एक लाइन के जो है दो एंड पॉइंट है ए बी, तो लाइन सेगमेंट ए बी जो होगी वो किस तरीके से डिनोट की जाएगी, ए बी। और जैसे कि लाइन का मैं बता देती हूँ, लाइन जो है वो ए बी इस तरीके से डिनोट की जाएगी, और लाइन सेगमेंट ए बी इस तरीके से लाइन होगी, उसके एरो नहीं होंगे। तो ये मैं बना के दिखा भी देती हूँ, जैसे कि एक लाइन है और ये दो पॉइंट्स, इसके दो एंड पॉइंट्स हैं, उसका नाम दे दिया ए बी। और इस ए बी एंड पॉइंट्स के अलावा भी इनके बीच में भी कुछ बहुत सारे जो है लाइन के ऊपर कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, जो कि इसी लाइन का जो है पार्ट होंगे। तो ए बी लाइन हो गई, और ए बी लाइन को कैसे लिखते हैं इस तरीके से। अब आ जाते हैं रे पे। A ray is a part of line that has one end point and goes on indefinitely in only one direction. It is denoted by AB इस तरीके से। अब लाइन हमें पता है ये होती है। अब मैं क्या करूं, लाइन में से जो है ये पार्ट ले लूं, इतना, ठीक है, इतना पार्ट ले लूं। मैं यहाँ पे जो है अपना कलर चेंज कर लेती हूँ पेन का। इतना पार्ट ले लूं, ये इस ए से लेके यहाँ तक, बी के आगे का पार्ट भी मैं अगर ले लूं, तो जो है वो क्या कहलाई जाएगी हमारे पास, रे। वो क्या कहलाई जाएगी हमारे पास, रे।
मीन्स कि एक पॉइंट जो है हमारे पास उसका जो है एंडिंग पॉइंट है, और एक पॉइंट अगर देखें वो इनडेफिनेटली है, मीन्स कि वो उसको हम कहीं तक भी ले जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ तक, और यहाँ जाके हम बता दें कि ये पॉइंट है। ठीक है, एक पॉइंट जो है गोज ऑन इनफाइनाइटली इन वन डायरेक्शन, ये एक ही डायरेक्शन में जो है चलता चला जाएगा, हमें नहीं पता कि कहाँ तक जाएगा, नॉन स्टॉप चलता जाएगा एक डायरेक्शन में। और एक पॉइंट जो है, एक एंड जो है वो उसका जो है उसके ऊपर जो है कैप होगी, एरो कैप होगी, इट मींस कि हम उसको जो है आगे डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते। ठीक है, और उसको लिखेंगे कैसे, ए बी और दिस एरो, ये एरो जो है शो करेंगे। We can also say that it is the union of the points of A, B and all the points between B. इसका क्या मतलब है कि ये ए बी जो भी हमारे पास पॉइंट्स हैं, इन इसका यूनियन, अब हम लोग यूनियन पढ़ चुके हैं कि यूनियन होता क्या है। मीन्स के ऑल कॉमन एंड अनकॉमन, या यूं बोला जाए कॉमन एलिमेंट्स या फिर अनकॉमन एलिमेंट्स का जो है कम्बिनेशन जो है वो यूनियन कहलाया जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से इस लाइन का कम्बिनेशन ए बी जो पॉइंट्स है इसका कम्बिनेशन, और बी के बाद जितने भी पॉइंट्स हैं हमारे पास यहाँ पे, जितने भी पॉइंट्स हैं, लेट सपोज ये यहाँ तक एंड तक, उनका कॉम्बिनेशन जो है वो हमारे पास रे कहलाया जाता है। एंड ऑल द पॉइंट्स बियॉन्ड बी, बी के पीछे भी जो है या फिर बी के आगे भी जितने भी पॉइंट्स है वो, और ए बी तक जितने भी हमारे पास पॉइंट्स हैं उनके बीच में और ए बी को मिला के जो है इनका कॉम्बिनेशन जो है वो रे कहलाया जाता है। तो आगे चलते हैं। हाफ लाइन, according to above definition, the point A is said to be the end point of AB. A ray AB accepts its end point A is called as half line. अभी हमने रे में क्या देखा, रे जो है इस तरीके से होती है। ठीक है, द पॉइंट ए इज सेट टू बी द एंड पॉइंट ऑफ ए बी, और जो एंड पॉइंट ए जो है वो इस रे का जो है एंड पॉइंट कहलाया जाता है। अब हाफ लाइन क्या है, हाफ लाइन ये है कि अगर मैं ये पॉइंट ना लूं, बस मुझे यहाँ तक की लाइन चाहिए। ठीक है, और जो है यहाँ तक की लाइन चाहिए तो वो क्या कहलाई जाएगी, हाफ लाइन। और हाफ लाइन जब कहलाई जाएगी तो उसके लिए किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से मैं यहाँ पे करके दिखा भी देती हूँ एक, तो ये किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, ये हमने तो ले लिया था ना, ये पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। ठीक है, उसका नाम दे दिया ए। अब ये तो है रे मेरे पास। ठीक है, अब मुझे इस रे की हाफ लाइन चाहिए, तब मैं क्या करूंगी, तब मैं ये करूंगी कि यहाँ तक तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे यहाँ कहीं पे चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसके आगे एक ये सिंबल बना दूंगी। इट मीन्स के यहाँ से जो है यहाँ तक जो है वो रे नहीं, अब हाफ लाइन कहलाई जाएगी। तो हाफ लाइन के लिए तो कोई सिंबल है नहीं, तो हम लोग ऐसे ही इसको रहने देंगे। तो एक्सेप्ट इट्स एंड पॉइंट ए इज कॉल्ड एज हाफ लाइन। तो यहाँ तक का हमारे पास लाइन सेगमेंट रे हाफ लाइन, और आई होप सो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मुझसे जो है आप लोग एक दफा पूछ लीजिएगा। तो आगे चलते हैं। Convex set. A set of points in a plane is said to be convex set if for any points A and B, the line segment AB is contained in the set. अगर एक प्लेन है मेरे पास, लेट सपोज ये एक प्लेन है, अगर देखा जाए ये पेंटागन है, इसमें 5 साइड्स हैं, अगर और ये प्लेन जो है डिफरेंट पॉइंट से मिलके जो है बना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं ये करती हूँ, कोई भी 2 पॉइंट्स ले लेती हूँ। ठीक है, लाइक ये और ये ले लिया, और इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, और अब देखा जाए तो ये जो पॉइंट ए बी है या लाइन सेगमेंट जो है वो इसी प्लेन में लाई कर रही है, तो इट मीन्स के ये सेट ऑफ पॉइंट जो है वो कॉन्वेक्स है। ठीक है, अगर एक पॉइंट यहाँ पे और लेट सपोज एक पॉइंट जो है यहाँ पे मेरा मीन्स के प्लेन के बाहर, और मैं फिर भी ज्वाइन कर देती हूँ, लाइन ज्वाइन कर देती हूँ, तो इट मीन्स के ये एक लाइन जो है मेरे पास उसका एंड पॉइंट जो है प्लेन के अंदर है और एक एंड पॉइंट जो है प्लेन के बाहर है, तो उस सूरत में ये पॉइंट जो है कॉन्वेक्स सेट नहीं कहलाए जाएंगे, कॉन्वेक्स नहीं कहलाए जाएंगे। तो इट मीन्स कि ये जो है मेरे पास जो भी कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो रही, तो इट मीन्स के ये कॉन्वेक्स सेट नहीं है। एक और ले लेते हैं, 2 सर्कल है हमारे पास। ठीक है, 2 सर्कल है मेरे पास, अगर 2 पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ पे, ये 2 पॉइंट्स है। इस तरीके से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करती हूँ इस तरीके से,
ठीक है। इट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पर गौर से देखूं, अगर मैं यहाँ पे गौर से देखूं तो पॉइंट का कुछ पार्ट जो है वो सर्कल से बाहर आ रहा है, तो इट मीन्स के लाइन के जो हैं कुछ पॉइंट्स जो हैं वो सर्कल के बाहर भी हैं, प्लेन के बाहर भी हैं। तो अब इस सूरत में मैं इन पॉइंट्स को जो हूँ या इस लाइन सेगमेंट को जो हूँ वो कॉन्वेक्स सेट नहीं कह सकते, क्योंकि लाइन सेगमेंट के जो है कुछ पॉइंट जो है सर्कल के या फिर प्लेन के जो है बाहर भी है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स सेट के लिए लाजमी है कि तमाम पॉइंट जो हों वो प्लेन के अंदर हो, चाहे वो कैसी भी फिगर हो। ठीक, आगे चलते हैं। अपोजिट रेस, अपोजिट रेस का क्या कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं। ये बिल्कुल जो है वही लाइन सेगमेंट और रेस से रिलेटेड है। तो देखते ये हैं कि अपोजिट रेस का क्या कॉन्सेप्ट है। टू रेस ए बी एंड ए सी आर सेट टू बी अपोजिट इन रेस। चलो भाई, एक लाइन हमें तो पता है कि ये लाइन है, ठीक है, उन पे कुछ पॉइंट्स हैं ए बी सी, क्लियर, ए बी सी। तो ए बी एंड ए सी आर सेट टू बी अपोजिट रेज, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे मैंने ए कर दिया है, तो ये बी सी है, ये बी है और ये ए है, क्लियर, ये ए है और वो, तो उसके हिसाब से मुझे करना चाहिए था। तो मैं यहाँ पे अभी एक और दफा कलर चेंज कर लूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, ए बी एंड ए सी, अगर देखा जाए यहाँ ए से लेके सी तक और ए से लेके इधर बी तक, ये दोनों जो है अपोजिट रेज है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में। इफ दे आर कोलिनियर, अगर ये पॉइंट जो है वो कोलिनियर हो, कोलिनियर मीन्स के एक ही पॉइंट पे जो है एक ही लाइन पे जो है लाई कर रहे हो, दे हैव अ कॉमन एंड पॉइंट, और जो इनका एंड पॉइंट जो है इन दोनों रेज का वो सेम हो। जैसे कि ए बी और ए सी को देखा जाए तो इनका एंड पॉइंट क्या है, ए ही है, एंड पॉइंट जो है सेम है, और जो इनका इंटरसेक्शन जो है वो भी एक ही कॉमन है। मीन्स कि यहाँ मैंने क्या किया, एक रे ये बनाई और एक रे ये बनाई, तो इनका जो इंटरसेक्शन है, इनको इनको जो मिलना है वो एक ही पॉइंट पे मिलना होगा, ठीक है। तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो भी जो है एक ही कॉमन एंड पॉइंट है। तो आई होप सो यहाँ तक जो ये जितनी भी बेसिक डेफिनेशन हम लोगों ने की है वो आप लोगों को जो है समझ में आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मैं ये वीडियो बनाऊंगी, जिसमें और डेफिनेशन हम लोगों ने करनी होंगी। फिर इंशाल्लाह हम लोग ये चैप्टर जो है वाइंड अप कर देंगे। और ये चैप्टर बेसिकली डेफिनेशंस के लिए तो नहीं, बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज के लिए जो है स्टडी किया जाता है। तो मेरी कोशिश ये भी होगी मैं कुछ एमसीक्यूज भी प्रोवाइड करूँ। तो जो है अगर किसी को नहीं समझ में आया हो कुछ भी तो वो मुझसे पूछ सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।